वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 4 अगस्त 2021 और 4 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और विस्तार पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 148 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे मैंने इस बारे में आपको बताया था कि सोनपुर रेल मंडल किसके अंतर्गत आता है, यानी कि सोनपुर रेल मंडल जो ये किस जोन के अंतर्गत आता है। तो ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। और भारत में कितने रेल जोन है इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। तो इसका जो राइट आंसर था ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको यहाँ पर डेली कहता हूँ आप रोजाना वीडियो को देखिए, रोजाना ये चैनल पे अपलोड होता है, इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी। आप चाहे बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करते हैं, ये मेरा आपसे वादा है, आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सीधे अगस्त माह से जो संबंधित दिवस व तिथियों वाला सेक्शन है उसे यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पहला 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और इसके अतिरिक्त एक दिवस को मैत्री दिवस अर्थात फ्रेंडशिप डे के तौर पे भी मनाया गया, क्योंकि फ्रेंडशिप डे जो होता है ये अगस्त का प्रथम रविवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2021 में ये जो अगस्त का प्रथम रविवार पड़ा है ये 1 अगस्त को पड़ा है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला हमारा है 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जयंती जिसे कि कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला है 4 अगस्त जो कि आज है 4 अगस्त और आज है अमेरिकी तटरक्षक दिवस। ठीक है, तो ये सारे दिवस को आप यहाँ पे याद रखेंगे। जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं दिवस और थीम को अपडेट करता चलूंगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं आगे और आपको ले चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के अयांश निम्नलिखित में से किस बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि इस बीमारी से ग्रसित होने वाले भारत का तीसरा शिशु है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यानी कि SMA इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इस चर्चे में क्यों है, क्या ये बीमारी है, ये सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के अयांश एक गंभीर बीमारी जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो कि कह सकते हैं इसमें शॉर्ट में SMA, तो इससे ये ग्रसित है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस बीमारी से ग्रसित होने वाले वो भारत का तीसरा और बिहार का पहला शिशु है और ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे लिखा गया इस बीमारी में धीरे धीरे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर आगे लिखा गया इस बीमारी का इलाज के लिए इंजेक्शन का जो निर्माण होता है वर्तमान में केवल अमेरिका में होता है और एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपया है। तो आपको यहाँ से ये सारी चीजों को याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि खुशी इस बात की है कि इस बीमारी जो कि इसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA, तो इस बीमारी का इलाज वर्तमान समय में संभव है। लेकिन दुख इस बात की है कि इस बीमारी का इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसके एक इंजेक्शन की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है, जो कि इनके माता पिता के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अयांश की जान बचाने में मदद करें। अगर हम लोग बिहार वासी ठान लें तो इस बच्चे की जान बच सकती है। तो ये अयांश का बैंक डिटेल है, आपसे जितनी भी राशि सहयोग के तौर पर संभव है आप दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं मैं कहता आप 5,000, 6,000, 10,000, आपसे जितने भी, अगर 2 रुपये 4 रुपये भी आपसे बनती है तो आप लोग जरूर यहाँ पे इस बैंक डिटेल पर जरूर सेंड करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप सभी जानते हैं कि 16 करोड़ की जो राशि है ये बहुत बड़ी रकम होती है एक आम इंसान के लिए। तो प्रत्येक बिहारी अगर 1-1 रुपया भी डोनेट करे तो हम लोग 16 करोड़ के आंकड़े को छू सकते हैं और इस बच्चे का जान बच सकता है। इस मुहिम में आप शामिल होइए। बिहार में कई लोगों के द्वारा ये मुहिम चला जा रहा है, ट्विटर पे भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट दोबारा मैं कर रहा हूँ, आपसे जितना पॉसिबल होता है 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, आप जितना देने में सहमत है आप लोग जरूर डोनेट करें। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से संबंधित जो चीजों को आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बीमारी का नाम क्या है और अयांश जो है ये बिहार का पहला शिशु है जो इस बीमारी से ग्रसित है और भारत का तीसरा। तो ये सारी चीजों को आप यहां से याद रखिए। और यहां पे हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये 2 लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में चपरासी के नाम पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करने के मामले में 3 लोगों में से 2 लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है और 38,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। 3 आरोपी थे इसमें से कि जिसमें कि 2 लोगों को सजा सुनाया गया, तीसरा जो है ये अभी फरार है। ये इसका मतलब कह सकते हैं इसे ये गिरफ्त में नहीं आया, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे 4-4 साल की सजा हुई है और साथ ही 38,000 रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया ये एक अभियुक्त राजीव नगर निवासी रविनेश सिन्हा तथा दूसरे भोजपुर के ओंकारनाथ हैं। यह मामला 14 नवंबर 2017 को दर्ज किया गया था और अभी हाल ही में इसमें फैसला आया और ये 2 लोगों को सजा सुनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे, ये बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में, 3 फरवरी 1916 को। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बिहार के लिए बहुत ही कह सकते हैं दुखद घटना है। ये प्रश्न है कि हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई है और वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे, ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तियानजिन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में चीन में गया के अमन नागसेन की संदेहास्पद मौत हुई है। इसकी जानकारी चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने ईमेल के माध्यम से दिया है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी के छात्र थे। यहाँ पर आगे लिखा गया अमन नागसेन पूर्वी चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई कर रहे थे और वो पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय के छात्रावास में ही रहते थे और यहीं पे इनका संदेहास्पद तरीके से मौत हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है ये किस जिले के रहने वाले थे और किस यूनिवर्सिटी में चीन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ से याद रखिए। तियानजिन यूनिवर्सिटी के छात्र थे और वहाँ वो इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई कर रहे थे और पिछले 2 साल से वो चीन में थे। चलिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार के बारे में कुछ चीजों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार की स्थिति मैप में यहाँ पर है और बिहार की चौहद्दी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे यहाँ पर याद रखेंगे। बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो चौहद्दी राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और वहीं पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बिहार राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है ये नेपाल से लगती है और नेपाल के साथ ही अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आपसे जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य का पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। अगला हमारा है राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा और जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला हमारा है क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा है उर्दू। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार की जो लोक नृत्य है उनमें से प्रमुख लोक नृत्य जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो बिहार से संबंधित ये सारी चीजों को आप यहाँ पर याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश की नेशनल आर्ट गैलरी ने भारत की 14 कलाकृतियां वापस करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल आर्ट गैलरी ने भारत की 14 कलाकृतियां वापस करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आगे लिखा गया, इन कलाकृतियों को लेकर उनका आरोप है कि या तो ये चोरी की गई, या तो लूटी गई, या फिर इन्हें अवैध तरीके से निर्यात किया गया है। और इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल आर्ट गैलरी ने भारत को 14 कलाकृतियां वापस करने का घोषणा किया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया, इन कलाकृतियों की कुल कीमत करीब कह सकते हैं 16 करोड़ 36 लाख अर्थात $2.2 मिलियन से भी अधिक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा लिखा गया, इनमें कुछ विवादित कलाकृतियां 12वीं शताब्दी की है, जब चौल वंश के राज में तमिलनाडु में हिंदू कला उत्कर्ष पर थी। तो तभी से मतलब कह सकते हैं 12वीं शताब्दी से भी ये संबंधित है। तो अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल आर्ट गैलरी है तो इन्होंने ही 14 कलाकृतियों को वापस करने की घोषणा की है। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में कितने वर्ष बाद सेमीफाइनल में पहुंची है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 49 वर्ष बाद, यानी कि 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि इस वर्ष जापान में चल रहे ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची है।
ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो 49 साल बाद भारतीय हॉकी टीम, जो कि पुरुष हॉकी टीम है, ये सेमीफाइनल में पहुंची है और ये ब्रिटेन को 3-1 से हराकर पहुंची है। यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि भारतीय हॉकी टीम इससे पहले 1972 ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल मैच खेला था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास में पहला गोल्ड मेडल एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था। यानी कि हॉकी के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल ये भारतीय हॉकी टीम के द्वारा एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता गया था। और इसी में यहाँ पे आगे लिखा गया कि जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 14 गोल दागे थे, जबकि पूरी टीम ने 5 मैच में कुल 29 गोल किए थे और नीदरलैंड के खिलाफ ध्यानचंद ने हैट्रिक गोल कर टीम को गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि पहला जो गोल्ड मेडल हॉकी के इतिहास में मिला था भारत को, ये एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में मिला था, जिसमें कि जो मतलब कह सकते हैं मेजर ध्यानचंद के द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल किया गया था। और इसमें से पूरा जो गोल था, यानी कि 5 मैचों की पुल मतलब श्रृंखला में भारत ने कुल मिलाकर 29 गोल किए थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा गोल मेजर ध्यानचंद के नाम पर था। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजों को याद रखिए। अब यहाँ पर दुखद घटना यह है कि इस सेमीफाइनल मैच को खेलते हुए भारतीय हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। ये जो सेमीफाइनल मैच था, ये भारत और बेल्जियम के साथ था और बेल्जियम जो है मतलब कह सकते हैं विश्व विजेता है। बेल्जियम बहुत अच्छी टीम है और बेल्जियम से इन्हें हार का सामना करना पड़ा अपना भारतीय टीम को। अब यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ ये भारत और बेल्जियम के बीच हुआ, जिसमें कि बेल्जियम विजेता घोषित हुआ। और वहीं पर दूसरा सेमीफाइनल जो मुकाबला होगा ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होगा और वहां पर जो उप विजेता टीम होगी वो भारत के साथ खेलेगी और ये कांस्य पदक के लिए खेलेगी। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको पेड ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बता दूं। जो लोग घर बैठे 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, तो ये सही समय है आपकी तैयारी को शुरू करने का। जो लोग अभी तक शुरू नहीं किया है तो ये सुनहरा अवसर है, इसी में आप देरी मत कीजिए। अब ठीक है, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जो कि ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और आपको विद एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और यहाँ पे हमारी पूरी जिम्मेवारी है करंट अफेयर्स की, यानी कि आपको यहाँ पर कर सकते हैं पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर्स आपको इस पेड ग्रुप के तहत, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे ये सारे के सारे मटेरियल। और वहीं पे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होगा ये होगा संपूर्ण बिहार जी की। संपूर्ण बिहार जी की यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, यहाँ पर 2 पीडीएफ आपको मिलेगा और इसके अतिरिक्त आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर 4 जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के तहत आपको दिया जाएगा। तो जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, यहाँ पर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो फी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 टाइम पेमेंट है जो कि 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपके लिए होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और डेमो पीडीएफ मंगाने के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार ये ओलंपिक के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम जो मतलब कह सकते हैं ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल पहुंची। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराते हुए पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा है, वहीं पे अगर हम महिला हॉकी टीम की बात करें तो महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंची है। तो यहां पर आप ये सारी चीजों को याद रखेंगे। यहां पर हमारा जो अगला पॉइंट लिखा गया कि भारत की गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में गोल दाग टीम को 1-0 की लीड दिलाई, यानी कि 22वें मिनट में 1-0 की लीड दिलाई गुरजीत कौर के द्वारा। और वर्तमान में भारतीय महिला जो हॉकी टीम की कप्तान है ये है रानी रामपाल। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट्स को आपको याद रखना है। हालांकि मैं ओलंपिक से संबंधित एक वीडियो जल्द लाऊंगा जब ये ओलंपिक खेल समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है ओलंपिक खेल का आयोजन 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक आयोजित है। तो जब ये समाप्त हो जाएगा जितने भी प्रश्न बन के सामने आएंगे वो सारे के सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और ये सेपरेट वीडियो लाऊंगा और इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और भी यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हाल ही में किसने 25वें महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीपक दास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में श्री दीपक दास ने 25वें महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है और यह पद संभालने से पहले वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक थे और वे भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 बैच के अधिकारी है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है दीपक दास। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो संबंधित चीजें हैं जो आपको याद रखने लायक है वो आपको ये याद रखना है, ये 25वें महालेखा नियंत्रक
नियंत्रक के तौर पर ये मतलब अभी नियुक्त हुए हैं और ये 1986 बैच के सिविल अकाउंट सेवा के मतलब अधिकारी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई, वे अब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन तथा गृह मंत्रालय, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही में इनका जो नियुक्ति हुआ है 25वें महालेखा नियंत्रक के तौर पर हुआ है। इनका नाम है दीपक दास। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड 2021 जीता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनंद राधा कृष्णन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हीं के द्वारा ये मतलब कि अवार्ड को जीता गया। अब यहाँ पर इस बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं कि ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन ने हाल ही में प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक्स इंडस्ट्री अवार्ड 2021 जीता है और ये अवार्ड प्रति वर्ष दिए जाते हैं और इस अवार्ड को कॉमिक्स की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है, जो कि अभी हाल ही में आनंद राधा कृष्णन के द्वारा जीता गया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर याद रखिए, इस अवार्ड को यानी कि कॉमिक्स की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। इस अवार्ड का नाम है आइजनर कॉमिक्स इंडस्ट्री अवार्ड और ये 2021 का जो अवार्ड है ये आनंद राधा कृष्णन ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया, उन्हें यह अवार्ड यूके स्थित लेखक राम वी की 145 पृष्ठ की ग्राफिक नॉवल ब्लू इन ग्रीन पर काम करने के लिए दिया गया है। ये जो नॉवल है ब्लू इन ग्रीन, तो इन्हीं पर आधारित काम करने के लिए इनको मतलब कि ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को आप याद रखिए। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, हाल ही में भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नुपुर चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने हाल ही में नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया है। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। आगे लिखा गया कि नुपुर चतुर्वेदी इससे पहले पेयू, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सैमसंग, आईएनजी वेस्ट बैंक और सिटी बैंक के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आपको अभी याद रखना है कि भारत बिल भुगतान प्रणाली के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं यानी कि सीईओ के तौर पर जो नियुक्त किए गए, इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। तो आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर इसरो उडाना ने संन्यास की घोषणा की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये जो खिलाड़ी है इसरो उडाना, ये श्रीलंका के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 33 वर्षीय श्रीलंका के गेंदबाजी ऑलराउंडर इसरो उडाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि उनका घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रहेगा। यहाँ पर जब इस इमेज में देख रहे हैं, यही है इसरो उडाना। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, उन्होंने अपने 12 साल के कैरियर में केवल 21 वनडे और 35 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें उन्होंने 35 विकेट अपने नाम किया है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये श्रीलंका के गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिनका नाम है इसरो उडाना। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, इसरो उडाना ने पिछले साल आईपीएल में आरसीबी का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी बात आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये आईसीसी है, यानी कि इनका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो इसका जो सिद्धांत है यानी कि आईसीसी का सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट, और इसका जो स्थापना हुआ था ये 15 जून 1909 को हुआ था और इसका मुख्यालय आईसीसी का ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, और आईसीसी के सदस्य देश हैं 106 और वर्तमान में इसकी जो आधिकारिक भाषा ये अंग्रेजी है। और आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के, और अभी वर्तमान में आईसीसी के सीईओ है जोफ एर्लाडिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन इससे पहले जो आईसीसी के सीईओ थे ये मनु सानी थे जो कि भारत के थे। अभी हाल ही में जोफ एर्लाडिस को मतलब आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही के घोषणा के अनुसार डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही के घोषणा के अनुसार डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि भारत सरकार रक्षा प्रदर्शनी के रूप में हर दूसरे साल डिफेंस एक्सपो और एरो इंडिया शो का आयोजन करती है, और अगले साल डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 11 से 13 मार्च के बीच आयोजित होगी। यह भी हाल ही में घोषणा किया गया, जिसमें विभिन्न देश और रक्षा सामान बनाने वाले कंपनियां हिस्सा लेगी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इसका आयोजन जो होगा ये 11 से 13 मार्च 2022 को ये गुजरात के गांधीनगर में होगा, जिसमें कि विभिन्न देश और रक्षा सामान बनाने वाले विभिन्न कंपनियां इसमें भाग लेंगी। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 2014 तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होता था, लेकिन 2016 में यह गोवा में, 2018 में चेन्नई में और फिर 2020 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। लेकिन 2022 में जो ये आयोजित होगा ये गुजरात के गांधीनगर में होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि प्रत्येक 2 साल के बाद इसका आयोजन होता है, जिसमें कि डिफेंस एक्सपो और एरो इंडिया शो दोनों का आयोजन होता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हाल ही में कब मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है? भारत में हाल ही में कब मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया?
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अगस्त को। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया, क्योंकि 2019 में मोदी सरकार ने 3 तलाक की प्रथा समाप्त करने तथा मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, जिसके बाद 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू किया गया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं भारत में 1 अगस्त को अब मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 अगस्त 2019 को इस कानून को लागू किया गया था, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में कहां पर रेल इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिया है। इसके बारे में आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप यहाँ पर डिटेल में आपको लिखना है। जो भी चीजें मैंने आपको बताया है आप उसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यहाँ पर आप हमें pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं, डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए और उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। आप ये श्योर रहें कि आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। इतनी कम कीमत में मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्वालिटी के मामले में आपको किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, उसके बाद ही आप निर्धारित कीजिएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।